नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता। आप देख रहे हैं चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। दोस्तों, आज इस एपिसोड में आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहा हूं जिसको 2013 में मैंने इंटरव्यू किया है एक रेडियो पर 2 घंटे का लाइव। उस वक्त से लेकर आज तक ये साहित्यकार मेरे जहन में है और मेरे मन में पूरी इज्जत है, इनके प्रति सम्मान है। आज जब मैं एक ऐसा विषय इनके साथ डिस्कस कर रहा था कि आखिरकार बच्चों में वैल्यूज, संस्कार दिन ब दिन क्यों खत्म होते जा रहे हैं, उनकी कमी क्यों आ रही है, तो इन्होंने पूरी डिटेल से जानकारी दी है और आज वही विषय लेकर आप लोगों के सामने है। आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं हिंदी के साहित्यकार जिन्होंने 21 किताबें लिखी है और बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं साहित्य अकादमी अवार्ड जो पुरस्कार है और उससे भी इनको नवाजा गया है। और इसके अलावा अगर मैं लिस्ट पुरस्कारों की करूं तो बहुत समय लग जाएगा। आपने जब बात सुनना है और वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने उम्दा साहित्यकार है। डॉक्टर महेश गौतम जी। गौतम सर, आपका अभिनंदन सर। नमस्कार। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तबीयत कैसी है सर? मैं तबीयत ठीक हूँ। तकरीबन काफी सालों के बाद मुलाकात हो रही है सर। 2013 में आपने मुझे इंटरव्यू जी जी जी, तो उसके बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। देर आए दुरुस्त आए, हाँ ये कह सकते हैं हमें। नहीं, आप लगातार लगे हुए हैं अपने काम में और बहुत सारे साहित्यकारों को इस दौरान आपने इंटरव्यू किया है। जी जी, इसलिए आप रुके नहीं हैं। क्या बात है। आपका प्रयास तो लगातार चल रहा है। ये अलग बात है कि मेरे पास आप इस समय के बाद आए। बिल्कुल। अच्छा गौतम सर, आज जो विषय है, हमारा सब्जेक्ट है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कमी आपने भी महसूस की होगी और मैं तो कर ही रहा हूं कि आखिर बच्चों में जो संस्कारों की होड़ होती थी उसमें कमी आई है। जब मैं गलत हूं या मैं जो महसूस कर रहा हूं वो गलत है सर? आप ठीक कहते हैं, बच्चों में संस्कारों की कमी आई है, पर इसका सबसे बड़ा कारण है वैल्यूज की कमी, जीवन मूल्यों की कमी। हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन में हम वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर पा रहे। क्या बात है। अब ये भी समझना जरूरी है कि जिनको हम वैल्यूज कहते हैं या जीवन मूल्य कहते हैं, वो जीवन मूल्य हैं क्या है। देखिए, हम मार्केट में आम लेने जाते हैं जी, वहां पर 100 रुपए किलो के भी आम पड़े हैं, 80 रुपए किलो के भी आम पड़े हैं, 50 रुपए किलो के भी आम पड़े हैं। बिल्कुल। अब देखेंगे कि 100 रुपए किलो वाले आम फटाफट बिक जाते हैं, 80 रुपए वाले भी काफी बिक जाते हैं। 50 रुपए किलो वाले आम वैसे ही पड़े रहते हैं। क्यों? कि उन आमों में क्वालिटी नहीं है, स्वाद नहीं है। अब जो 100 रुपए किलो वाला आम है उसके अंदर गुद्दा भी है, मिठास भी है, क्या बात है। और वो फ्रेश है, ताजा है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति जिन गुणों के कारण, जिन विशेषताओं के कारण समाज में आदर प्राप्त करता है, उन विशेषताओं को जीवन मूल्य कहते हैं। क्या बात है। हम अगर कोशिश करें कि हमारे बच्चों में ये जीवन मूल्य पैदा हो जी, तो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि जीवन मूल्य नहीं बच्चे समझ रहे। आजकल टीवी ने, मोबाइल ने ये सारा वातावरण बिगाड़ दिया है। अगर 4 लोग बैठे हैं जी, चारों के पास अपना अपना मोबाइल है, बिल्कुल, और वो मोबाइल पर कुछ न कुछ सुनने में लगे हुए हैं, और जो जीवन की वास्तविकता है
या कोई पुस्तक पढ़ना है या आपस में संवाद से कुछ समझ में आता है, वो नहीं करते। और मोबाइल, टेलीविजन, ये अच्छी बातें तो सिखाते हैं जी जी, लेकिन इनमें ज्यादातर ऐसा है जो नए बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहा है और उनके अंदर से जीवन मूल्य समाप्त कर रहा है। अच्छा गौतम सर, एक बात ये भी है कि हम कभी सोचते थे कि पढ़ने से संस्कार ज्यादा आते हैं। क्या आज कहीं ना कहीं स्टडी में लॉस हो रहा है सर, इसीलिए हम संस्कारों से दूर जा रहे हैं सर? देखिए, ये भी एक पक्ष है, निश्चित रूप से है जी, लेकिन सही बात यह है कि कुल मिलाकर के समाज का वातावरण इस बात के लिए जिम्मेदार है जी। अब जैसे सत्य है, आप चाहे व्यापारी को देख लें जी, राजनेताओं को देख लें, सरकार के नुमाइंदों को देख लें, अफसरों को देख लें, सत्य कम नजर आता है। जब सत्य कम नजर आता है तो बच्चों में कैसे इनकलकेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब सत्य एक ऐसा जीवन मूल्य है। देखिए, युधिष्ठिर के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो सत्य बोलता था जी। अब जब गुरु द्रोणाचार्य को हमने ये विश्वास दिलाना था कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, असल में तो नहीं मरा था, लेकिन युधिष्ठिर को मजबूर किया कि वो अपने मुंह से कहे कि अश्वत्थामा मर गया और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य हथियार डाल देंगे। अब देखिए, युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मर गया, चाहे उसके बाद बाकी वो उन्होंने ढोल बजाए या कुछ भी किया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने जो सुना वो ये था कि अश्वत्थामा मर गया। अब ये बात क्योंकि युधिष्ठिर ने कही थी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसको सत्य माना कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। क्या आज के राजनेता या आज के अधिकारी या माता पिता या समाज के दूसरे लोग इतना सच बोलते हैं कि उनकी बात पर सुनने वाले ये सोच के यकीन कर रहे हैं कि जो ये कह रहा है वो सही है, ये झूठ नहीं बोल सकता। अब जब ये सत्य का जीवन मूल्य माता पिता में नहीं है और राजनेताओं में नहीं है, अब मैं कहना नहीं चाहता अध्यापकों में भी कहीं ना कहीं गिर रहा है, कहीं थोड़ा सा ये जीवन मूल्य गिरा है, तो फिर बच्चों में कहां से आएगा? अच्छा सर, ये भी कहें कि पहले तो ये बताएं कि धर्म क्या है सर? देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं जी। धर्म तो होता है जैसे आग का धर्म ऊपर को जाना है और तपिश है उसका धर्म, पानी का धर्म शीतलता है और बहना है जी। आप पानी को गैस पर गर्म कर दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट पर ले आइए, वो उबलता होगा, लेकिन आप उसको नीचे रख दें, फिर वो अपना धर्म अपना लेगा और ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जो मनुष्य है या जीव है, प्राणी है, वो ईश्वर का अंश है। क्या बात है। और ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। जब ईश्वर आनंद स्वरूप है तो उसका अंश प्राणी भी आनंद स्वरूप है। उसका जो आनंद स्वरूप है वो आनंद स्वरूप ही उसका धर्म है। क्या बात है। हम जो दुखी होते हैं वो बाहरी कारणों से होते हैं, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो बाहरी होती हैं जी। जब वो परेशानियां नहीं होती तो हम अपने मूल धर्म में आ जाते हैं और आनंद की स्थिति में होते हैं। वो आनंद हमारा धर्म है। क्या बात है। तो प्रेम उसी आनंद को हम प्रेम के साथ जोड़ सकते हैं सर? देखिए, अगर हमारे मन में द्वेष ना हो तो प्रेम होता है। हाँ बिल्कुल।
देखिए, दो चीजें होती हैं, राग और द्वेष। सुखानुशयी राग है। सुख के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, हमारी बाहरी सुख की कामना होती है, बार बार सुख की इच्छा, वो राग है। ऐसे ही किसी के साथ हम जब द्वेष करते हैं और हम ये उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं जी, वो शत्रु सामने नहीं भी है, उसके बाद भी हम उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं, तो वो द्वेष है। अगर ये राग और द्वेष ना हो, सामान्य स्थिति हो, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। हर एक प्राणी हमें अच्छा लगता है, हर एक व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। हम किसी भी अनजान आदमी के साथ कभी भी द्वेष नहीं करते। तो प्रेम की भाषा क्या है गौतम सर? प्रेम एक तो शारीरिक प्रेम होता है, किसी से प्रेम करना तो हमें ऐसा होता है कि नहीं, इनकी फिजिकली रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, हाँ। उस प्रेम में और सही प्रेम में क्या फर्क क्या है? जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो प्रेम नहीं है जी ना, वो तो वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो फिजिकल रिलेशनशिप से अलग, जो एक प्राणी का प्राणी के साथ होता है, उसके अंदर न कोई लोभ होता, न मोह होता। वो जो स्थिति है ना, वो प्रेम होता है। उस प्रेम की वो सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। जब प्रेम का भाव पैदा होता है तो अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। ब्यूटीफुल। हम जितने भी गलत काम करते हैं, असभ्यताएं करते हैं, वो सब राग द्वेष के कारण करते हैं। अगर सबसे हम प्रेम करें, सबके लिए हमारे मन में अच्छे भाव हों, तो कभी भी हम गलत काम नहीं कर सकते। तो गलत काम नहीं कर सकते तो फिर अहिंसा कहां से पैदा होती है सर? देखिए, अहिंसा किसी भी प्राणी के प्रति हम जब अपने मन में वचन से या कर्म से उसको तकलीफ पहुंचाने वाली बात नहीं करते, तो वो अहिंसा होती है जी। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर स्वराज्य की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन एक बात गांधी जी कहते थे, और मैं भी उससे सहमत हूं, कि अहिंसा का प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर हिंसा करने का बल हो। अगर बल होने पर, पराक्रम होने पर, शक्ति होने पर हम किसी को दंड नहीं देते, तो वो अहिंसा है। अगर हमारे में किसी को कुछ कहने का दम ही नहीं है और हम कहें कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। अच्छा गौतम सर, एक बात, आपने भी पूरी जिंदगी साहित्य में लगाई है। आपने बतौर सीनियर टीचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायरमेंट लिया है। आपकी जिंदगी में जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, आपने कभी देखा होगा आपके बुजुर्ग आपको क्या क्या बताया करते थे, ऐसे करना, ऐसे करना। क्या आप वही संस्कार अपने स्टूडेंट्स को बताते थे सर? देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं आज जो भी हूं वो अपने माता पिता के कारण। बिल्कुल। और मैंने अपनी हर पुस्तक में ये बात लिखी है कि मैं जो भी संस्कार मैंने प्राप्त किए वो अपने माता पिता से प्राप्त किए। जी जी। ऐसे ही हम भी अपने अच्छे संस्कार अपने संतानों को दे सकते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आ सकते। मैं अपने विद्यार्थियों को, मैंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। जी सर। उन सबको मैंने अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया है। एक तो आदमी को अपने कर्तव्य से कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। संस्कार होते क्या हैं सर, ये भी बताएं। कि बड़ों की इज्जत करना, सम्मान करना, ये सब जानते हैं। बेसिकली संस्कारों का बेसिक क्या है सर? संस्कार का अर्थ होता है जी सफाई। जी। हमारा जो लाइफस्टाइल है
हमारा जो जीवन है, हमारा व्यवहार है, इसके अंदर से हम जो हमारे कमियां हैं उनको निकाल के वो पोर्शन को अगर हम अपनाएं जो हमारे जीवन मूल्यों को निर्धारित करने वाला है या हमारे जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाला है, तो वो अच्छे संस्कार आते हैं। संस्कार का अर्थ होता है सफाई। जब हम अपने चरित्र की सफाई करते हैं, हम अपने व्यवहार में से बुराइयां निकालकर, अब जो सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, मीठा व्यवहार है, मधुर वाणी है, ये अच्छे संस्कार हैं। संस्कार है। जिसके अंदर ये चीज होगी वो अपने माता पिता का भी सम्मान करेगा। क्या अच्छे संस्कारों के लिए स्टडी कितनी जरूरी है सर? देखिए, स्टडी तो जरूरी है जी। स्टडी इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के बिना प्राणी और पशु एक जैसे होते हैं जी। एक व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है उसको और एक जो शिक्षित है उसको, दोनों को एक साथ खड़े कर दो, 2 मिनट वो आप जो जीवन में व्यवहार करेंगे जी, उनके 2 मिनट के व्यवहार से पता लग जाएगा कि ये शिक्षित है या अशिक्षित है। इसलिए जो शिक्षा है उसके महत्व को तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ना शिक्षा नहीं होती है। यही पूछना चाहता था मैं। जो शिक्षा है जी वो हम अपने माता पिता को व्यवहार करते देख के, अपने बड़े भाई बहनों को व्यवहार करते देखकर जो उनसे जो अच्छी बातें सीखते हैं वो शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ है सीखना। बिल्कुल। जो वो हम सीखते हैं ना वो शिक्षा है। वो शिक्षा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है और वो शिक्षा ही हमारे जीवन में मूल्य पैदा करती है। अच्छा गौतम सर, मैंने देखा है कि मोबाइल टीवी जैसे आपने शुरू में बात की है, इसको देखने पर भी बहुत से बच्चे जब बड़ों के साथ डीलिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो जो अपनापन है वो बड़े लोग महसूस नहीं करते, बुजुर्ग लोग महसूस नहीं करते। उनकी संगत करना आज की जनरेशन के लिए समय बर्बाद करना है सर, ऐसा क्यों होता है मन में? देखिए, आज की जो जनरेशन है ना जी, वो बड़ों के पास तो बैठ के ही राजी नहीं। मैं वही जी कि वो उनके पास बैठती नहीं, उनकी बातें अगर वो बैठती भी है तो वो अपने ढंग से अपनी बात कहलाना चाहते हैं जी, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, और वो ये नहीं देखते कि बड़े कैसे चल रहे हैं हम वैसे चलें। वो सोचते हैं जैसे हम चल रहे हैं बड़े वैसे चले। बिल्कुल। जब ये स्थिति आती है तो फिर वो अपनेपन में फर्क आता है। गौतम साहब, मैंने कहीं प्रैक्टिकली भी देखा है कि हमारे जो फादर थे या उनकी लेवल के जो भी उस वक्त शख्सियत थे, वो शाम को सभी इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे। वो बातों में मतलब हम भी बैठा करते थे, सुन लेते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनकी बातें जो आपस में होती थी वो आज भी मुझे याद है, वो क्या क्या बातें करते थे। वो ये बातें नहीं करते थे, वो ये करते थे कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, आपने अगर बेटे को कुछ कहा तो उसका ये रिजल्ट आएगा, उसको ऐसे नहीं ऐसे समझाओ। कहीं ना कहीं आज वो सब कुछ एक सपना है, आज नजर नहीं आ रहा वो सारा कुछ। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज के समाज का ढांचा ही बदल गया, सोच बदल गई। पहले तो लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर कुछ टाइम है तो मोबाइलों में लगे रहते हैं। माता पिता के साथ, बड़ों के साथ इकट्ठे बैठना और उनके साथ संवाद करना, क्या बात है, उनकी बात सुनना, ये तो कम देखने में आता है।
यहाँ तो स्थिति ये है कि 4 लोग बैठे हैं जी, चारों ने अपना अपना मोबाइल चला रखा बस है, किसी से कोई मतलब नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं। आपस में पति पत्नी का भी हो स्थिति ये है कि पत्नी अलग मोबाइल में लगी हुई है, पति अलग मोबाइल में लगा हुआ है, उनमें आपस में कोई संवाद नहीं है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल सर? आज की जो हमारी अप्रोच है ना, वो गलत हो गई है। आज हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, या सिर्फ पैसा मुख्य हो गया जी, वैल्यूज खत्म, पैसा वैल्यू खत्म हो गई जी। सोचते हैं कार, हाँ, अच्छे व्हीकल, स्टैंडर्ड, इन चीजों ने, ये दिखावा है हमारे जो, हाँ बिल्कुल दिखावा है। इन चीजों ने हमारे जो वास्तविक जीवन मूल्य हैं उनको जमीन पर पटक दिया। हाँ। इसलिए जीवन मूल्य हमें दिखाई नहीं देते। आपके बुजुर्ग कैसी बातें सिखाया करते थे सर? देखिए जी, मुझे तो एक तो वो ये सिखाते थे कि जो लिखना है वो शुद्ध लिखना है। ब्यूटीफुल। अगर मेरे से गलती हो जाती थी, मेरे पिताजी को वो बर्दाश्त नहीं थी। वो कहते गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है। और झूठ, वो तो उनको बर्दाश्त था ही नहीं। क्या बात है। अब उनसे लिए हुए संस्कार हैं, आज भी चल रहे हैं। आज भी चल रहे हैं। आज भी झूठ मेरे से बोला नहीं जाता। अगर मैं चाहूं भी, जरूरत भी हो बोलने की, मेरे से बोला नहीं जाता। वो कुछ संस्कारों में आ गया है। जी 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 जी। अच्छा गौतम सर, एक आपने महसूस किया होगा कि जब आप ने जवानी में पैर धरा तो उस वक्त ये जो बाहर बने हुए वृद्ध आश्रम है वो नजर नहीं आते थे, शायद पता नहीं आते थे या नहीं, लेकिन आज वृद्ध आश्रमों की गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है। वो वैल्यूज की कमी के कारण है। देखिए, मैं माँ बाप, मैं वक्त ले लूं एक बार। हाँ। सर मैं आपको बताना, पिछले दिनी हमने कुछ इंटरव्यूज वृद्ध आश्रम में जाकर की। वो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को अब भी याद कर करके रोते हैं, हमारा बेटा मुझे मिलने क्यों नहीं आया, मैं उसका इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूं, हमने तो सारा कुछ अपने बच्चों को दे दिया पर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, वो भी उस धरती पर जहाँ मतलब 24 घंटे अकाल पुरख का जिक्र होता है, रब का जिक्र होता है, तो वो कहीं ना कहीं दुख तो लगता है ना सर। देखिए, हम रब का जिक्र तो करते हैं, अकाल पुरख का जिक्र तो करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, रब को नहीं मानते। अगर रब को मानते होते तो हमारी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाती। आपने माता पिता की बात कही। देखिए, माँ से बड़ा रब कौन है? कौन है? ईश्वर को हम ईश्वर क्यों कहते हैं? उसकी 3 शक्तियां हैं। एक तो वो पैदा करता है, एक वो पालन करता है, एक वो संहार करता है। देखिए, 3 शक्तियों में से 2 शक्तियां तो माँ के अंदर पक्का होती हैं। पैदा वो करती है, पालन वो करती है, संहार ही तो नहीं करती। मैं समझता हूं कि वो तो रब से भी ऊपर है। अगर माता पिता को हम सम्मान दें तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है? क्या बात है। कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि मंदिर देते हैं, मंदिरों में पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन के व्यवहार में वो सात्विकता नहीं है। हमारा जो जीवन है ना, वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कैसा होना चाहिए सर? देखिए, माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं जी, वो उनको पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
इस काबिल बनाते हैं कि वो आज उनको ये कह पाते हैं कि आपको नहीं पता पिताजी, आपको नहीं पता मम्मी, मैं बताता हूँ, जो मैं कहती हूँ वो करो। बच्चे सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो करो, वो करें माँ बाप। ये नहीं कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो हम करें, वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो माँ बाप करें। हमने ये कहा था, आपने किया नहीं। हम लोग जब बच्चों की बात मानते हैं तो क्या उसमें मजबूरी होती है माँ बाप की? देखिए, माता पिता ये सोचते हैं कि हमने आज तक इनको पढ़ाया है, लिखाया है, बड़े किया है, अब ये हमारे बच्चे हैं, जैसे खुश रहते हैं रहने दो। कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज कहते हैं जी, कॉम्प्रोमाइज ही है ये, और कुछ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज है। अदरवाइज तो माता पिता का जो सम्मान होना चाहिए जी, वो आज बच्चे नहीं करते। क्या सभी ऐसे हैं या कुछ है जो सम्मान करते हैं सर? हाँ, कुछ है, सभी तो नहीं कह सकते हम। नहीं, सभी नहीं कह सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनके परिवारों से मिलते हैं तो मजा आता है, आनंद प्राप्त होता है। मेरे बच्चे मेरा सम्मान करते जी, मेरे बच्चे मेरा सम्मान करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। बहुत अच्छा। और एक ये हमारे जो परंपरा रही ना पहले कि लड़का ही करेगा, वो भी गलत है। देखिए, मेरे 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है जी, लेकिन कभी कमी महसूस हुई? कभी एक पल के लिए भी कमी महसूस नहीं हुई? ये नहीं महसूस हुआ मुझे या मेरी पत्नी को। क्या बात, कि बेटा नहीं है। क्या बात। और बेटियां हमारी पूरी केयर करती हैं जी, पूरी सेवा करती हैं, पूरा सम्मान करती हैं। कई बार तो हम लोगों को देख के ये सोचते हैं कि अच्छा है कि हमारे बेटा नहीं है, अगर होता तो जो इनका हाल हो रहा है वो हमारा होता। हो। ये धारणा कितनी सही है कि मेरे बेटा नहीं है, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। लायक बेटे भी होते हैं, बहुत से होते हैं, मैं वो उधर ही लायक बेटियां भी होती हैं, नालायक बेटे भी होते हैं, नालायक बेटियां भी होती हैं। बिल्कुल। अब ये व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करता है। हम इस मामले में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। गौतम सर, आपने 21 किताबें लिखी हैं, उसमें कभी इन संस्कारों का जिक्र कविता में, कभी लेख में देखिए करते हो? मैं मोस्टली उपन्यासकार हूँ जी, और मैंने संस्कृत के और हिंदी के उपन्यास लिखे हैं सर। पंजाबी का भी मेरा उपन्यास धारावाहिक छप रहा है। ऐसा है कि वक्त के बदलने के साथ साथ जो आदमी की सोच बदलती है, उनमें कहीं न कहीं जो कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं वो समस्याएं पैदा करते हैं। अब देखिए, पहले स्त्रियां घर में रहती थी जी, और पुरुष बाहर का काम करते थे, और आमतौर पर होता ये था कि स्त्रियों को दबा के घर में रखा जाता था, चार दीवारी में कैद। हाँ, जब वो चार दीवारी में कैद थी, उनको शिक्षा का भी अवसर नहीं था जी, तो वो आगे नहीं निकल सकती थी। आज लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिला है और वो सेल्फ डिपेंडेंट बनी है। बिल्कुल। मैं दोस्तों बता दूं कि शिक्षा का जो अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया है, और वो अधिकार है ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है कि औरत को शिक्षित होना चाहिए। पहले चार दीवारी में बंद रहती थी और घूम नहीं सकती थी। वही बात कह रहे हैं सर, वही बात कह रहे हैं कि जब औरत को शिक्षा प्रदान हुई, जब से औरत शिक्षा को ग्रहण करने लगी, तो आज देखिए आकाश तक पहुंच चुकी है स्त्री। ये एक पुरुष के लिए चैलेंज भी है। अब यहां से कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं जी,
अब मेरे एक उपन्यास की नायिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट है। उसका पति पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जी। अब प्रोफेसर तो महीने में एक बार तनख्वाह लाता है। वाह। और जो वकील है वो उसकी एक बार की तनख्वाह जितना पैसा एक केस की फीस में ले लेती है। और महीने में उसके पास 5-6 केस आ जाते हैं। अब उसकी आमदनी ज्यादा हो गई जी। उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आते हैं अपने केस लेकर जी। पति पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन पत्नी को सफल बनाने में भी उसका योगदान है जी। ये भी बात मानने की है। बिल्कुल। लेकिन जब पत्नी अधिक सफल होने लगती है तो उसके अंदर जेलसी पैदा होती है। ये जो जेलसी है ये उनके अंदर अलगाव का कारण बनती है। क्या बात है, क्या बात है। और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी समाज में हम देखते हैं। अब माता पिता के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेटियां सेल्फ डिपेंडेंट बनके जी माता पिता की कई बार सपोर्ट भी करती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये चीज कई बार बेटी के करियर के लिए नुकसानदेह भी बन जाती है। क्या बात है। क्योंकि वो आर्थिक रूप से माता पिता की सहायता करने लग जाती है जी। इसलिए उसका अपना जीवन कहीं इग्नोर हो जाता है। मेरे एक नीरजा उपन्यास है जी। उसकी नायिका की इसीलिए शादी नहीं होती कि वो अर्निंग हैंड है। और बड़ी होने पर वो अपने छोटे भाई बहनों की शादियां कर देती है। अपनी नहीं कराती। अपनी नहीं कराती। जब वो करा तो ले वो लेकिन उसके भाई बहन अड़चन बनाते हैं, डालते हैं बीच में। आखिर में जब वो निश्चय कर ही लेती है कि मैंने शादी करनी है जी, तब भी वो कहते हैं इस उम्र में शादी करोगी तो फिर ये इतना बनाया हुआ है इसका क्या होगा? क्या होगा कि मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, ये मैं डिसाइड करूंगी जी कि इसका क्या होगा। क्या बात। तो इस प्रकार की समस्याएं भी जीवन में आती। गौतम सर, आखिर में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैसेज तो ये है कि मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, कि उसके जीवन में अच्छे संस्कार बने। जैसे सत्य है, धर्म है, शांति है, प्रेम है, दूसरों को कष्ट नहीं देना, मीठा बोलना। आमतौर पर होता क्या है, खासकर लेडीज में, जेंट्स में भी, वो सोच विचार और जीवन में व्यवहार ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है। आपके इस सफर में पत्नी का कितना साथ मिला है आपको? मुझे तो पूरा साथ मिला है जी। अगर मेरी पत्नी मेरा साथ ना देती, क्या बात, तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। क्या बात है। सच बात यह है कि पढ़ाई में भी मेरी प्रोग्रेस में मेरी पत्नी बहुत प्रेरणादायक रही है और आगे लिखने में भी उसकी पूरी सहायता रही है। और मेरी ज्यादातर पुस्तकों की प्रथम पाठिका मेरी पत्नी है। क्या बात है। और कई बार मैं एक उपन्यास लिख रहा था, उपन्यास लिखते लिखते मेरी पत्नी साथ साथ पढ़ रही थी उसको, कहती यहाँ जो आपने ये लिख दिया ये नेचुरल नहीं है, इसको बदलो। ओके। और मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने कथा को मोड़ दिया। तो मेरी पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरी साहित्यिक यात्रा में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर महेश गौतम जी आज इस एपिसोड का हिस्सा है और आने वाले दिनों में भी हम किसी न किसी विषय को लेकर गौतम सर से बात करेंगे और इनसे बैठेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मैं कई सालों से जानता हूँ। काफ़ी लिखत जो है इनकी वो मैं पढ़ चुका हूँ और
मुझे बहुत अच्छा लगा आज इन्होंने पोसूनामा चैनल पे बात की, और पोसूनामा चैनल इनका हमेशा ऋणी रहेगा। और क्योंकि ये वक्त जो है, एक एक पल जो है वो बहुत इनके लिए वो होता है कि आप साहित्य में लगाएं, कुछ लिखते रहते हैं। आजकल ये शहीद आजम सरदार उधम सिंह पर, उनकी जीवनी पर, उनके इतिहास पर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं वादा करता हूं, तो सर से जरूर बात करेंगे कि इनका जो वो लेख है शहीद उधम सिंह पर जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है और क्या नई सर्च हुई है। गौतम सर, हमें तो इस सफर में आपसे बहुत बातें करके आनंद आया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और आप साहित्यकारों का इस तरीके से जो साक्षात्कार लेते हैं, उससे आप साहित्यकारों की बात को समाज तक लाते हैं। अरे ये आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपने मुझे इसके लिए चुना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कारों को पैदा करने में, समाज में वैल्यूज को इनकलकेट करने में डेडिकेटेड ब्रदर्स ग्रुप का भी बहुत बड़ा योगदान है। डेडिकेटेड ब्रदर्स ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर वर्मी, राकेश वर्मी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोम सहोता जी को मेरे बारे में कहा और वो समाज में वैल्यूज पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना और पोसूनामा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सोम सहोता, पोसूनामा चैनल पटियाला से।